हाँ, तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 और इसी पुस्तक के हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं तैयार कर रहे हैं, एमसीक्यू, है ना? जिन्हें ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और उसी श्रृंखला में आज हम चलेंगे पाठ 15 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ओर। तो चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज इसके वो ऑब्जेक्टिव को तैयार करेंगे, है ना? जिन्हें ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, है ना? उन्हीं एमसीक्यू को तैयार करेंगे और अभी तक हमने 14 पार्ट इसका तैयार किए, 15वां पार्ट है। जो पुरानी पुस्तक है, उसमें ये 17वां या 18वां पार्ट होगा। तो अपने हिसाब से आप पुस्तक देख लें, आप पाठ का नाम सुन लें, समझ लें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और बाकी पुरानी पुस्तकें हैं या हो सकता है और राज्य में जो पुस्तकें चलती है, उसमें 16वें, 17वें, 18वें नंबर पे हो, तो आप लोग इसको समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पाठ यही है ना? क्रमांक बदल सकता है इसका। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे, क्योंकि इससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले 14 अप्रैल सन 1891 में इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल सन सन 1891 में, ध्यान रखेंगे। और कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में, ठीक है? हमारे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, महू में हुआ और 14 अप्रैल सन 1891 में इनका जन्म हुआ, ठीक है? इनकी प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं, प्रमुख रचनाएँ हैं, द कोस्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो ये आप लोग तैयार कर लें और इसमें जो खास-खास है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि परीक्षा में आने लायक है। तो एक तो इनकी जन्म दिनांक आप याद कर लें, तो मैं जैसा-जैसा बोलता जा रहा हूँ, बाकी इसके प्रश्न उत्तर अभी तैयार करेंगे। और हर बार की तरह आपको एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। यदि आप अधूरी वीडियो देखेंगे, तो फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती रहेगी, है ना? हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, है ना? तो इसलिए पूरी वीडियो देखें। और दूसरी बात ये है कि चैनल पर नए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। और आप अपने मित्रों, दोस्तों तक भी चाहें तो इसको पहुँचा सकते हैं, क्योंकि जिनने अभी तक नहीं देखा, उसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपको हमेशा काम आएगी। तो आगे देखते हैं। एक और यहाँ से है इनका, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, जो जितनी भी पुस्तकें उन्होंने लिखी है, तो संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। जो उनका जो पूरा वाङ्मय है, पूरी जो उनकी रचनाएँ लिखी गई है, उन्हीं रचनाओं को 21 खंडों में प्रकाशित किया है किसने? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने। और किस नाम से तैयार किया है ये? किस नाम से तैयार किया है? तो ये तैयार किया है बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। इस बात का ध्यान रखेंगे। और 21 खंडों में, कितने खंडों में? 21 खंडों में। क्या नाम है? तो बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय। और इसके बाद फिर कहाँ से, किसने तैयार किया? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इनकी एक पुस्तक है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये भी 1956 में लिखी गई और 1956 में इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु के बाद केवल एक पुस्तक प्रिंट हुई थी, छपी थी, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है? 1965 में प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी 1956 में, दिल्ली में, सन 1956 में। और ये भारत सरकार के कानून मंत्री भी रहे हैं, आपको पता होगा ये बात तो, ठीक है? तो ठीक है। और इसके बाद थोड़ा-सा एक विषय वस्तु और एक प्राथमिक शिक्षा इन्होंने इनके गाँव में प्राप्त की और उसके बाद फिर ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, जो बड़ौदा के राजा थे, उनके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका गए, फिर वहाँ से लंदन गए, है ना? और उन्होंने लंदन गए, अमेरिका गए, बहुत जगह गए, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के ज़रिए पढ़ा, है ना? क्योंकि ये मूलतः अंग्रेजी में शिक्षित थे, तो अंग्रेजी ज़्यादा जानते थे और इसीलिए उन्होंने अनुवाद के द्वारा ये चीज़ें पढ़ी। और ये बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं, है ना? और कहा जाता है और हम लोग ये मानते भी हैं कि ये संविधान के निर्माता रहे हमारे देश के, तो इनका बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में, देश में। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो चलते हैं बाबा साहेब के बारे में और भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु समझते हैं। तो ये थोड़ा-सा ये आप इसको पढ़ लें अपनी पुस्तक में।
मुझे जहाँ-जहाँ महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न की दृष्टि से, तो मैं वो निशान लगाता जा रहा हूँ। एक और ये है, एक और उनके चिंतन और रचनात्मक में मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कभी पूछे का बाबा साहेब के जीवन में उनकी रचनाओं के लिए, उनके चिंतन के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति कौन हैं? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये ये जो 3 व्यक्ति रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध है, संत कबीर है और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं ये। जातिवाद उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज के मोह भंग होने के बाद भी बुद्ध समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए, ध्यान रखेंगे। और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ वो बौद्ध मतानुयायी बन गए, मतलब बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया। कब ग्रहण किया? 14 अक्टूबर सन 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इस बात को भी आप लोग समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, है ना। और भारत के संविधान निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ये तो हम लोग सभी जानते ही हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद एक और देखेंगे, यहाँ प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर के विख्यात, अब ध्यान से सुनना आप ये बात, तो जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके 2 भाषण हैं जो इन्होंने तैयार किए थे एक सम्मेलन में बोलने के लिए। अब कहाँ बोलने के लिए तैयार किए थे, और मूलतः अंग्रेजी में तैयार किए थे, और इनको फिर हिंदी अनुवाद किसने किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझेंगे इसको। तो यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है आम्बेडकर के विख्यात भाषण, कौन सा भाषण था? एनिहिलेशन ऑफ कोस्ट 1936 के ललाई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण, जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों का तौर पर है। तो इन्होंने एक भाषण तैयार किया था, उस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कोस्ट 1936 में। फिर इसी भाषण का हिंदी में अनुवाद किया ललई सिंह यादव। ध्यान रखेंगे इस बात को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनका जो भाषण है वो ललई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरित किया, और उसका नाम रखा जाति भेद का उच्छेद, है ना। और इसके बाद फिर आगे 2 प्रकरणों के तौर पर है ये भाषण, जो है वो जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में अध्यक्षीय रूप में तैयार किया था, वहां पढ़ना था, परंतु किसी कारण ये पढ़ा नहीं जा सका, है ना। वहां आयोजकों की सहमति नहीं बन पाई, और बाद में फिर इन्होंने इसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छपवा दिया। वहां नहीं बोला इन्हें, यदि ये बोलते तो कुछ ही लोगों तक पहुंचती है बात, लेकिन इन्होंने जो पुस्तक में छपाई, बहुत सारे लोगों तक ये बात गई, इनका संदेश गया, इनका मैसेज गया, और इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, ठीक है। तो इसके बाद है एक और है इनका, इनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्य होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। इनके अनुसार 3 तत्व, कितने तत्व? 1 2 3 4 पूछ सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव में। तो 3 तत्व होने चाहिए, और जो 3 तत्व होने चाहिए, वो 3 तत्व कौन-कौन से होने चाहिए? तो 3 तत्वों के नाम यहाँ मैंने आपको निशान लगाए हैं। समानता, स्वतंत्रता, और इसके बाद है फिर बंधुता। ये 3 तत्व आदर्श समाज के लिए होने चाहिए। ये भी हम लोग अभी आगे इनको भी पढ़ेंगे ही सही, है ना? इनको समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लगा, मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है? अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने छांटे हैं एमसीक्यू के लिए, और बाकी ये मैं आपको, अच्छा, एक विषय वस्तु कभी और पूछ ले कि एक बार इनके अध्यापक ने इनसे पूछा, तुम पढ़ लिख करके क्या बनोगे? तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख करके वकील बनूंगा। कभी हो सके पूछ ले तो आप लोग ये पैराग्राफ तैयार कर लें अच्छे से। अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा, ठीक है। और बाद में पूरा जीवन उन्होंने इसी संकल्प के पीछे अपना जीवन जो है वो इसी में बिताया, और हमेशा समानता पर बल दिया। अब हम चलते हैं इनके एमसीक्यू प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, अब हम लोग तैयार करेंगे बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू जो है, उनको तैयार करेंगे हम लोग। और इससे पहले भी जो हमने तैयार किया वो भी वस्तुनिष्ठ या बड़े प्रश्नों की दृष्टि से सही था, लेकिन अब हम लोग ध्यान से समझेंगे थोड़े से प्रश्न ये, और इसी के साथ फिर हमारी ये जो पुस्तक है आरोप, ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग अभिव्यक्ति माध्यम की ओर चलेंगे, तो आप पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा।
आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए, यदि कभी कार्य कुशलता बढ़े तो उसके लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या मानता है वो? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। ठीक है। इसके बाद आगे है फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो समता। ये जो है समता जो है विवाद का विषय रहा। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो जाति प्रथा जो है वो क्या करती है? मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है और उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय। कभी कभी आपसे पूछे थे कि वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा के साथ साथ और क्या क्या उसकी दबा देती है? तो रुचि को और आत्मशक्ति को दबा देती है और उसे निष्क्रिय बना देती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर चौथा है, आधुनिक युग की जो विडंबना है वो विडंबना की बात क्या है? आधुनिक युग की जो विडंबना है, तो विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद। आधुनिक युग की विडंबना की बात क्या है? जातिवाद। प्रश्न नंबर पांचवा, आदर्श समाज की क्या विशेषता है? जो आदर्श समाज है, यदि जो समाज आदर्श बनेगा तो उसकी क्या विशेषता होगी? तो उसकी विशेषता है गतिशीलता। ठीक है, क्या बनेगी? गतिशीलता उसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर छठा, जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं होनी चाहिए? है ना? जो लेखक है, ये जो सारे विचार है ये स्वयं बाबा साहेब के हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के। तो परीक्षा में वो यही पूछेगी, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या क्या, तो आप लोग आगे से इसको ऐसे तैयार करेंगे। लेकिन ठीक है, तो जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं होनी चाहिए? श्रम विभाजन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर सातवां, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी क्यों है? इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा। जाति प्रथा होने की वजह से भारत में जो बेरोजगारी फैल रही है। इसके बाद है फिर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ये तो हमने पढ़ लिया। तो क्यों है ऐसा? क्या कारण है जाति प्रथा जो है वो बेरोजगारी का कारण बन रही है? तो पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं होने के कारण, क्योंकि कई सारी जातियों में पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि कुछ समाज के जो पेशे हैं वो फिक्स हैं कि ये वही काम करेगा, तो इसलिए फिर ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन रही है। क्योंकि कई बार ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि उस जाति के व्यक्ति को वो व्यवसाय पसंद नहीं आता या उसमें रुचि नहीं होती, तो फिर वो बेरोजगारी की ओर बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? जो बाबा साहेब हैं, इनके अनुसार आदर्श समाज जो है किस पर आधारित होगा? तो ये देखेंगे हम लोग। ये थे ना, तीन तत्व हमने अभी पढ़ ही लिया था, थोड़ी इसके पहले भी पढ़ा था। स्वतंत्रता, समता और भातृता, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता, समता और भातृता, है ना, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और उसमें पढ़ा था हमने कि समानता, स्वतंत्रता, समता का मतलब समानता और भातृत्व का मतलब बंधुता। ये भी हमने वहां पर निशान लगाया था पुस्तक में। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 10वां है, बाबा साहेब के अनुसार काल्पनिक जगत की वस्तु। बाबा साहेब के अनुसार काल्पनिक जगत की वस्तु, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समता। बाबा साहब के अनुसार काल्पनिक जगत की वस्तु क्या है? समता। प्रश्न नंबर 11वां है, जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। तो जाति प्रथा जो है वो किसका दूसरा रूप है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जाति प्रथा किसका दूसरा रूप होती है? श्रम विभाजन का। प्रश्न नंबर 12 है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की? बाबा साहेब जो है वो कैसे समाज की कल्पना करते हैं? तो वो कहते हैं आदर्श समाज की कल्पना जो है वो करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, लेखक के ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है? उन्होंने कहा था दूध और पानी का मिश्रण जो है कैसा हो जाए, तो किसकी कल्पना की है? भाईचारे की है। इसको ऐसे भी घुमा सकता है प्रश्न, कई लेखक ने भाईचारे की जो कल्पना की है वो किसके मिश्रण से की है? तो दूध और पानी के मिश्रण से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार वो
घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है। तो है ना? तो कभी जैसे यहाँ भी वो एक प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि बाबा साहेब के अनुसार जो है समता क्या है? तो काल्पनिक जगत की वस्तु। ये भी हो सकता है, घुमा-फिरा करके पूछे तो आपको सब तरफ से इसको तैयार करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराएँगे तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप वीडियो को सुन लेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, आर्थिक विकास के पहलू से जाति प्रथा है। आर्थिक विकास के पहलू से यदि जाति प्रथा रहेगी, तो ये बहुत हानिकारक प्रथा रहेगी। क्योंकि आर्थिक विकास के लिए हम लोग जाति प्रथा को महत्व देंगे कि जाति के हिसाब से आर्थिक विकास होना चाहिए, तो ये फिर बहुत ही हानिकारक प्रथा बन जाएगी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जो जाति प्रथा होती है ना, इसका सबसे बड़ा दोष क्या होता है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या होता है कि ये लोगों को अनेक पेशों से जोड़ देती है ना? ये लोगों को क्या करती है? अनेक पेशों से जोड़ देती है, फिर व्यक्ति जो है, वो आगे अपना विकास नहीं कर पाता। तो बच्चों ये थोड़ा-सा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। तो ये जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ा जो दोष है, वो क्या करती है? तो वो एक पेशे से बाँध देती है लोगों को। तो एक ही पेशे से है ना, लोगों को एक ही पेशे से या फिर उनके पेशों से, स्वयं के जो जाति के हिसाब से उनके लिख सकते हैं हम लोग ये, उनके पेशों से जोड़ देती है या फिर एक ही पेशे से जोड़ देती है। एक ही, क्योंकि वो जाति प्रथा के हिसाब से ना जैसा समाज या जाति होगी वैसे ही काम करेगा, तो एक ही पेशे में बाँध देती है, बाँध देती है। अनेक पेशों से नहीं जोड़ती, उनके पेशों से जोड़ती है या फिर बाँध देती है। आगे देखते हैं हम लोग, एक ही पेशे से क्या करती है? बाँध देती है ना? और या फिर उनके पेशों से ही जोड़ती है ये, है ना? जाति प्रथा जो है कि जाति के हिसाब से ही उनका जो काम रहेगा, धर्म रहेगा या पेशा रहेगा, जो पेशा जो मतलब व्यवसाय, पेशों से यहाँ पेशे से मतलब होता है व्यवसाय। इसका मतलब होता है जैसे इसका मतलब ये होता है ना? ये ध्यान रखें आप लोग, ये कभी आप पेशे शब्द न समझ पाएँ, तो इसका अर्थ होगा व्यवसाय, व्यवसाय। ठीक है? पेशे का शब्द का अर्थ होता है व्यवसाय, ठीक है? आगे देखिए हम लोग, जातिवाद के समर्थकों, प्रश्न नंबर 16वां है यहाँ पर। जातिवाद के समर्थकों द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? जातिवाद के जो समर्थक होते हैं, उनके द्वारा क्या तर्क दिया जाता है? तो आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जो जातिवाद के समर्थक है ना, वो क्या तर्क देते हैं? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। ऐसा तर्क जो है आधुनिक सभ्य लोग जो हैं या जातिवाद के समर्थक हैं, वो देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद एक प्रश्न नंबर 17वां है। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस पर आधार होना चाहिए, किस पर आधारित होना चाहिए? ऐसा हो सकता है ना, श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए, ऐसा है ना। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? तो लेखक के अनुसार जो है श्रम विभाजन जो किस आधार पर होना चाहिए? व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि, कार्य कुशलता और निपुणता के आधार पर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आईएमपी है ये, आप लोग इनको याद रख लें। ये 1 अंक या 2 अंक में पूछ सकते हैं इसको तो लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? तो व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि, कार्य कुशलता और निपुणता के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18वां। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार का है? जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, वो किस प्रकार का है? तो अस्वाभाविक। तो जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन है, वो किस प्रकार का है? अस्वाभाविक है वो, है ना? ध्यान रखेंगे, जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है, कैसा है? अस्वाभाविक। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर किससे बांध देती है? तो अपने पैतृक व्यवसाय या एक ही व्यवसाय से, ठीक है? वो प्रश्न नंबर 19वां का अर्थ है कि जाति प्रथा जो है व्यक्ति को जीवन भर किससे बांध देती है भाई? तो जीवन भर वो क्या करती है फिर?
अपने पैतृक व्यवसाय या एक ही व्यवसाय से बांध देती है। और इसमें एक और प्रश्न बनता है, जातीय प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जो भी यहाँ आया था यहाँ पर। तो ये भी वही बात है, जातीय प्रथा का सबसे बड़ा दोष है, ये लोगों को उनके पेशों से जोड़ती है, फिर एक ही पेशे से बांध देती है। ये वही आया, पैतृक जो व्यवसाय, पेशे से मतलब है व्यवसाय, है ना? यहाँ पे मैंने व्यवसाय लिख रखा। और इसी का ये एक तरह से और पूछा जा सकता है कि जाति प्रथा व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक पहलू कैसे है? मतलब नकारात्मक पहलू है तो क्या है? ये नकारात्मक पहलू है, अपने पैतृक व्यवसाय या एक ही व्यवसाय से वो उसे बांध देती है, तो ये भी उनका एक नकारात्मक पहलू है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद लेखक के अनुसार समाज में कार्य कुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो लेखक के अनुसार समाज में जो कार्य कुशलता वो बढ़ती है, तो किस प्रकार बढ़ती है? तो कार्य कुशलता कब बढ़ेगी? जब सबको समान अवसर मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, तो सबको समान अवसर देकर कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 21वां है, श्रम विभाजन के परंपरागत तरीके में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? जो श्रम विभाजन है उसका जो परंपरागत तरीका है, उसमें किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीक के कारण। धीरे-धीरे आधुनिक तकनीकें आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है समय के साथ-साथ। तो श्रम विभाजन के परंपरागत तरीके में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? आधुनिक तकनीक के कारण से परिवर्तन हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। श्रम विभाजन के परंपरागत तरीके में किस कारण से परिवर्तन और आधुनिक तकनीक के कारण। आगे देखिए 22वां है, जाति प्रथा समाज में किस समस्या को जन्म देती है? तो जाति प्रथा जो है समाज में किस समस्या को, कौन सी समस्या है जो समाज में जन्म दे रही है? तो बेरोजगारी और भूखमरी को, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति प्रथा जो समाज में यदि जाति प्रथा रही तो फिर कौन सी समस्या बढ़ जाएगी? बेरोजगारी और भूखमरी, इसका ध्यान रखेंगे, है ना? इसके बाद है फिर समता राजनीति के व्यवहार की एकमात्र क्या है? तो समता जो है वो राजनीति के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमने अभी देखा था यहाँ बार बार एक शब्द आया है, पेशा, है ना? तो पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ये पार्ट भी पूरा किया, और इसके साथ ही हमारी जो पुस्तक के आरोप ये भी पूरी हुई। मुझे आशा है कि आप लगातार चैनल पर बने रहते होंगे, देखते होंगे, और मैं तो यही आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि अपने मित्रों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ और आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको विषय से संबंधित नई-नई वीडियो भी मिलती रहेगी। और आपको हिंदी विषय में कहीं भी समस्या आती है तो आप मुझे, मेरे व्यक्तिगत नंबर हैं जो कि आपको मेरे थंबनेल में या मेरी वीडियो में मिल जाएँगे, तो आप मुझे उस पर फ़ोन लगा सकते हैं जब भी इच्छा हो। व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें और अपनी समस्या को शेयर करते रहें। आपस में जान-पहचान बनती रहेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।